हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक एमसीक्यू सेशन जिसमें हम 5 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और ये 5 एमसीक्यूज जो हैं ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड हैं। ये वो एमसीक्यूज हैं जो करंट अफेयर्स में रहे हैं, ठीक है। एंड आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल टू यू एंड स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। ओके, तो मेरा नाम है मयूरी भागवानी और ये सेशन हम शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन फंजिबल टोकन। तो नॉन फंजिबल टोकन के बारे में ये क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ यूनिक irreplaceable token that can be used to prove the ownership of digital assets। तो ये एक यूनिक irreplaceable टोकन है जिसके थ्रू आपकी डिजिटल ओनरशिप प्रूव हो सकती है असेट्स की। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर जो काम करती है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो दो स्टेटमेंट है। आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। क्यों? देखो एनएफटी क्या होता है, आसान भाषा में समझाती हूँ। मान लो पहले मैं समझाऊंगी फंजिबल टोकन क्या होता है, फिर मैं समझाऊंगी नॉन फंजिबल क्या होता है। फंजिबल क्या होता है? देखो फंजिबल का मतलब है, मान लो मेरे पास 100 रुपए का नोट है, ठीक है, 100 रुपए का नोट है और ये इंडियन रुपी नोट है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि आप मुझसे 100 रुपए लीजिए, मुझे वापस 100 रुपए दीजिए। तो या तो आप मुझे 100 रुपए का नोट दे दोगे दूसरा, या फिर आप मुझे 50 के 2 नोट दे दोगे, या तो फिर आप मुझे 20 रुपए के 5 नोट दे दोगे। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा जो 100 रुपए का नोट था ये किस तरह का है, ये रिप्लेसेबल हो पा रहा है, इंटरचेंजेबल है, ठीक है। तो ये हो गया फंजिबल, समझ गए। दूसरा नॉन फंजिबल। नॉन फंजिबल का मतलब है कि मान लो मैंने एक पेंटिंग बनाई, ठीक है, ये पेंटिंग बनाई, मैंने इसका यहाँ पे डिजिटल कन्वर्ट करा इसको पेंटिंग को, और मैंने इसकी ओनरशिप ले ली यूजिंग नॉन फंजिबल टोकन। अभी नॉन फंजिबल टोकन मतलब क्या हुआ कि मैंने इस पेंटिंग की ओनरशिप ले ली कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा डिजिटल असेट हो गया, मेरे नाम पे डिजिटल असेट हो गया। अब क्या मैं आपकी पेंटिंग से अपनी पेंटिंग एक्सचेंज कर सकती हूँ? क्या दोनों की वैल्यू सेम है? क्या दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है? नहीं है। ये हमारी दोनों की पेंटिंग्स इंटरचेंजेबल नहीं है, अपने आप में वो यूनिक है, ठीक है, क्योंकि वो मेरा यहाँ पे मैंने बनाई हुई पेंटिंग है, वो आपकी बनाई हुई पेंटिंग है। वैसे ही अभी इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा था, मीम्स के ऊपर ये सेम चीज हो रही थी। कुछ लोग होते हैं जो मीम्स बनाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने मीम्स बना के उसका नॉन फंजिबल टोकन ले लिया और उसके बाद उसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो मीम बनाया है, सामने वाले ने जो मीम बनाया है, वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आपने अपने मीम के ऊपर एनएफटी लिया हो सकता है मैंने अपनी पेंटिंग के ऊपर लिया हो। जैसे अगर मैं यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसके ऊपर भी अपना नॉन फंजिबल टोकन मैं ले सकती हूँ। ये मेरा जो यूट्यूब वीडियो है ये क्या हो सकता है, मेरा एक डिजिटल असेट हो सकता है, समझ गए। तो ये होता है नॉन फंजिबल टोकन, तो इसीलिए यूनिक भी है और इरिप्लेसेबल भी है और डिजिटल असेट्स की ओनरशिप भी देता है। दूसरी चीज, ये सही बात है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। कैसे? देखो, नॉन फंजिबल टोकन के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसमें आप म्यूजिक हो गया, आर्टवर्क हो गया, ट्वीट हो गए, मीम्स हो गई, कुछ भी चीज जो भी डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, वो सभी चीजों पे आप ओनरशिप ले सकते हो यूजिंग दिस नॉन फंजिबल टोकन। ओके, ये क्या है कि कोई भी चीज को आपने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसकी एनएफटी ले ली, ठीक है, तो ओनरशिप हो गई आपकी। नाउ सेकंड चीज है कि इसको आप ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड करते हो, एंड मेजोरिटी ऑफ द एनएफटीज टुडे दैट आर टेकिंग सो मच पॉपुलैरिटी, ये सब जो एनएफटीज हैं ये मेनली रिकॉर्ड हो रही हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। दूसरी चीज कि क्रिप्टो करेंसीज भी एक चीज होती है। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, ये भी ब्लॉकचेन के ऊपर ही डिपेंड करती है ना। तो क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर है और एनएफटी भी यहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। नाउ आपको पहले ये समझना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस मैं बताऊंगी, क्रिप्टो करेंसी और जो एनएफटी है उसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन उससे पहले आपको मैं समझाती हूँ ब्लॉकचेन क्या है। तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल पब्लिक लेजर होता है, ठीक है, डिजिटल पब्लिक लेजर। ये ब्लॉकचेन जो होता है इसमें क्या होता है, देखो ब्लॉकचेन में क्या होता है, जैसे कि नाम है ना ब्लॉकचेन, तो इसमें ब्लॉक्स होते हैं, डाटा के ब्लॉक्स होते हैं और इसकी एक चेन बनती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक स्पेस है और इसमें ये 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं, ठीक है। अब ये पांचों लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, मान लो इसने इससे कुछ ट्रांजैक्शन करी, इसने इससे करी, इसने इससे करी, इसने इससे करी, इस तरह से बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन क्या करेगा, एक बही खाता बनाएगा, ठीक है, बही खाता लेजर बनाएगा, जिसमें ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस उसमें इनपुट जाएंगी इन फॉर्म्स ऑफ ब्लैक ब्लॉक, ठीक है। और और इसमें क्या होगा, ये जो ब्लॉक्स इसमें स्टोर हो रहे हैं ये परमानेंटली स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, इसको आप अल्टर नहीं कर सकते, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते और इसमें आप कोई चेंज नहीं ला सकते।
इसमें लेकिन एक चीज ये रहेगी कि यहाँ पे एनोनिमिटी हमेशा रहेगी। जो 5 लोग इसमें इन्वॉल्व है ना ट्रांजैक्शन में, इनकी आइडेंटिटी आप यहाँ पे पता नहीं लगा सकते, इनकी एनोनिमिटी रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, एक डिजिटल लेजर है और डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में काम करता है, ठीक है। अब ये ब्लॉकचेन जो है क्रिप्टो करेंसी में भी यूज हो रही है, एनएफटी में भी यूज हो रही है। क्रिप्टो करेंसी जो होती है ये फंजिबल टोकन रहता है। फंजिबल यानी कि आप एक्सचेंज कर सकते हो। मान लो मेरे पास 100 बिटकॉइन है, आपके पास 50 बिटकॉइन है, आपने किसी और से 50 बिटकॉइन और लिए और आपने मुझे अपने बिटकॉइन दिए, मैंने आपको अपने बिटकॉइन दे दिए, तो रिप्लेसेबल है ना, ये फंजिबल है, ठीक है। लेकिन एनएफटी जो है ये फंजिबल नहीं है, इसका नाम ये नॉन फंजिबल टोकन, ओके, रिप्लेसेबल नहीं है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थर्मोबैरिक वेपन्स सक इन ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज टू जनरेट हाई वोल्टेज एक्सप्लोजन। तो थर्मोबैरिक वेपन्स जो हैं वो ये होते हैं, पहला स्टेटमेंट सुनो। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है थर्मोबैरिक वेपन्स जो हैं ये क्या करते हैं, आसपास के ऑक्सीजन को सक करते हैं और उसके बाद हाई वोल्टेज एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है क्लस्टर म्यूनिशन। क्लस्टर म्यूनिशन या क्लस्टर वेपन्स आर द प्रिसीजन वेपन्स दैट आर डिजाइंड टू डिस्ट्रॉय टारगेटेड एनिमी विद एक्यूरेसी। तो क्लस्टर वेपन्स कौन से होते हैं, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है ये प्रिसीजन वेपन है जो कि टारगेटेड एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के काम आते हैं और एक्यूरेसी से जाके उस पर गिरते हैं। तीसरा है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट प्रोहिबिट्स ऑल यूज, ट्रांसफर, प्रोडक्शन एंड स्टॉकपाइलिंग ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स। तो क्लस्टर बॉम्ब्स की स्टॉकपाइलिंग वगैरह को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन। तीन स्टेटमेंट है आपके सामने, सामने यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं। अब बताओ कौन सा इसका स्टेटमेंट सही है। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। थर्मोबारिक वेपन्स, थर्मोबारिक बॉम्ब्स वो बॉम्ब्स होते हैं जो आसपास की ऑक्सीजन को सक करते हैं, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को सक करते हैं और उसी के थ्रू अपना हाई वोल्टेज एक्सप्लोजन करते हैं, ठीक है। और इसी के कारण इन थर्मोबैरिक वेपन्स को वैक्यूम बॉम्ब्स भी कहा जाता है, वैक्यूम बॉम्ब्स, ठीक है। वैक्यूम बॉम्ब्स क्यों, क्योंकि जहां पे भी गिरेंगे उसके आसपास के एटमॉस्फेयर को वैक्यूम कर देंगे, क्यों, क्योंकि उससे सारी ऑक्सीजन इन्होंने सक कर ली, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट स्टेटमेंट सही, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, क्लस्टर म्यूनिशन आर प्रिसीशन वेपन, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्लस्टर म्यूनिशन प्रिसीशन वेपन्स नहीं है, ये नॉन प्रिसीशन वेपन है। यानी कि ऐसे समझो कि ऊपर से प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, आपने यहाँ से एक गुच्छे में बॉम्ब्स फेंक दिए, क्लस्टर मतलब क्या है, गुच्छा, गुच्छे में आपने बॉम्ब्स फेंक दिए। अब बॉम्ब फेंके तो जाके अलग अलग टारगेट्स पे गिरेंगे, एक ही टारगेट पे तो गिरेंगे नहीं, है ना। तो उसी के कारण ये प्रिसीशन वेपन्स नहीं होंगे, ये कोई टारगेट के ऊपर जाके डायरेक्टली हिट नहीं करेंगे। जो भी जिस भी रीजन में क्लस्टर बॉम्ब्स गिरेंगे, जो जो वहां पे प्रेजेंट होगा सब चपेट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा है कि जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इससे अफेक्ट होंगे, इंजर होंगे, किल हो सकते हैं, मर्डर हो सकता है, जो भी है, डेथ हो सकती है, ये सब होगा इसमें, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट सही है, ये जो कन्वेंशन है क्लस्टर म्यूनिशंस का, ये इसको रेगुलेट करता है इन तरह के बॉम्ब्स को। तो यहाँ पे ओनली 1 and 3 वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। अब देखो थर्मोबैरिक वेपन्स के बारे में बता चुकी हूँ, वैक्यूम बॉम्ब होते हैं, ऑक्सीजन कलेक्ट करते हैं और उस हिसाब से एक्सप्लोजन करते हैं। दूसरा, इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है और इनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि ये ह्यूमंस को वेपराइज तक कर सकते हैं, ओके। तीसरी चीज ये कि इसको आप जनरली मिलिट्री व्हीकल्स वगैरह के ऊपर यूज नहीं कर सकते, सिविलियन स्पेसेस में आप इसको ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है क्लस्टर बॉम्ब, जैसा कि मैंने बताया ये नॉन प्रिसीशन वेपन होते हैं, इसमें ह्यूमन बींग्स को इनडिस्क्रिमिनेटली किल करने की कैपेबिलिटीज रहती हैं, ठीक है। इसमें आप ऊपर से इसको ड्रॉप कर सकते हो एयरक्राफ्ट के थ्रू। और जब ये एयरक्राफ्ट से ड्रॉप होते हैं ना, इसकी एक और खासियत ये है कि मान लो अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, इसीलिए ये न्यूज में भी है क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन के लैंड पे इस तरह के वेपन्स का यूज किया है इस रशिया यूक्रेन वॉर में, है ना। तो यहाँ पे ये चीज ये भी क्लियर कर दूं मैं कि मान लो रशिया ने ऊपर एयरक्राफ्ट से इस तरह के क्लस्टर बॉम्ब नीचे फेंके, ठीक है। अब यूक्रेन की जमीन पे जाके गिरे, कुछ तो एक्सप्लोड हो गए, कुछ जो एक्सप्लोड नहीं हुए वो वहीं पे स्टोर्ड रहे, ठीक है। अब मान लो रशिया यूक्रेन वॉर जो है खत्म हो जाती है, बैटल खत्म हो जाती है, तो बाद में कई सालों बाद भी ये क्लस्टर वेपन्स फूट सकते हैं, एक्सप्लोड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इनमें कैपेबिलिटीज है कि ये लाई कर सकते हैं ऑन ग्राउंड अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, और बाद में जाके कभी भी फट जाएंगे। तो ये होते हैं क्लस्टर बॉम्ब। उसके अलावा कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन, तो ये 2008 की ट्रीटी है, दुबलिन में साइन हुई थी और ये यही काम करती है, जो क्लस्टर बॉम्ब है उनको रेगुलेट करने का, उनका प्रोहिबिट करने का, यूसेज, ट्रांसफर, हर तरह से। एडिशनल इसमें प्रोविजन ये है कि यहाँ पे अगर मान लो क्लस्टर बॉम्ब फूट गया तो विक्टिम्स को किस तरह से असिस्टेंस देना है, किस तरह से जो कंटेमिनेटेड साइड है उसको क्लियर करना है, रिस्क रिडक्शन कैसे करना है, अवेयरनेस कैसे फैलानी है, स्टॉक पाइल को किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है, ये सब चीजें भी इसमें लिखी हुई हैं क्लियरली।
इसके अलावा 110 स्टेट पार्टीज हैं इसकी, जिसमें 13 जो हैं ये सिग्नेटरीज तो हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है, इस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं किया अपनी पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में, जहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा, इसमें रशिया और यूक्रेन जो मेन पार्टीज हैं जिनके कारण ये न्यूज में है, इन दोनों ने ही इस कन्वेंशन को साइन नहीं किया है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी टू कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नोबेल लॉरेट सीवी रमन। तो सीवी रमन जी की यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 28 फेब को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इनको ऑनर किया गया था नोबेल प्राइज से फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। तीसरा पॉइंट बोलता है, रमन इफेक्ट इज अ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन अ लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल्स। तीन स्टेटमेंट आपके सामने हैं, आंसर बताइए। तो देखो यहाँ पे चार आपके पास ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। इसका आंसर होगा ओनली 2 एंड 3। क्यों? फर्स्ट स्टेटमेंट सही क्यों नहीं है? तो देखो, ये सही है कि नेशनल साइंस डे जो है 28 फेब को मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है, लेकिन ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए नहीं मनाया जाता कि सीवी रमन का बर्थ हुआ था इस दिन। ये मनाया जाता है क्योंकि सीवी रमन ने इसी दिन पर रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को ही रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, जिसके लिए बाद में जाके इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है। थर्ड, रमन इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको अब बताऊंगी, ठीक है। तो देखो, नेशनल साइंस डे के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यों मनाया जाता था ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, रमन इफेक्ट क्या होता है? रमन इफेक्ट एक तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक फिनोमिना होता है, जिसमें कि सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने इसकी डिस्कवरी की थी, जो इंडिया के फिजिसिस्ट थे, ठीक है। इसमें होता क्या है? देखो, मान लो कि यहाँ से एक लाइट आ रही है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। अब ये लाइट जो है, कुछ तो यहाँ पे सीधी चली जाएगी, ठीक है, कुछ थोड़ी सी डिस्पर्स होगी, स्कैटर होगी, ठीक है। तो जो सीधी गई, मान लो इसकी वेवलेंथ E0 है, तो ये जो सीधी गई इसकी भी वेवलेंथ E0 है। अब जो स्कैटर हुई, ये स्कैटर जो हुई ना, ये अलग अलग फॉर्म्स में स्कैटर हो सकती है। इनमें से मेजोरिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट जो रहेगी वो E0 वेवलेंथ की ही रहेगी, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसा रहेगा, जो स्कैटर्ड लाइट है, कुछ फ्रैक्शन उसका ऐसा रहेगा जिसकी वेवलेंथ E0 से अलग होगी। अब ये E0 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अलग वेवलेंथ होगी ऐसी। तो ये जो अलग वेवलेंथ बन रही है, अलग लाइट बन रही है जो अलग वेवलेंथ की हुई है स्कैटर होके, इसको हम कहते हैं रमन इफेक्ट, ओके, रमन इफेक्ट। और इस लाइट को कहते हैं रमन स्कैटर्ड लाइट, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इसके बारे में मैंने पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है। ये क्या होती है? डस्ट फ्री ट्रांसपेरेंट, आप किसी मीडियम में इसको ले जा रहे हो तो स्कैटर हो जाएगी, स्कैटर होने के बाद जो वेवलेंथ चेंज होगी उसको कहते हैं हम रमन इफेक्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट उसका सही था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्टेमिस प्रोग्राम। अर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ये नासा का मिशन है टू मून। सेकेंड स्टेटमेंट है, नासा का फर्स्ट क्रूड लैंडिंग ऑफ अर्टेमिस प्रोग्राम ऑन मून इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन 2026। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपके सामने है, आपके सामने ऑप्शन में, आप बताइए सही कौन सा है, ठीक है। तो देखो, सोच लिया, लगा लिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पूछा है आपसे इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट ध्यान रखना, ऐसा नहीं करेक्ट लगा के आ जाओ। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखते हैं पहले। पहला स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट है, ये नासा का ही मिशन है जो मून पे जाने वाला है, अर्टेमिस प्रोग्राम, ठीक है, तो ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, पहली क्रूड लैंडिंग, पहली विमेन और नेक्स्ट मैन की जो लैंडिंग होने वाली है मून पे, वो 2026 में अर्टेमिस प्रोग्राम के थ्रू नासा करवाने वाला है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो नन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, ओके। आगे बात करते हैं अर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में। तो नासा की पहली क्रूड लैंडिंग जो है अर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत मून के ऊपर, ये एक्सपेक्टेड है इन 2026, इसीलिए ये न्यूज में था, ठीक है। अब ये अर्टेमिस का फुल फॉर्म क्या है? एक्सलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरेक्शन विद द सन, ठीक है। तो ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये जो है नासा का नेक्स्ट मिशन है मून के ऊपर, और ये मेजर क्या करेगा? ये मेजर ये करेगा कि सन की जो रेडिएशन मून तक पहुंचती है, उसके कारण मून की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मून का जो भी पूरा स्ट्रक्चर है, उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड मून की उतनी स्ट्रांग तो है नहीं, तो मून की इस
वीक या नो मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए सन की रेडिएशंस का मून के ऊपर क्या असर पड़ता है ये चेक करने जा रहे हैं हम वहाँ पे। ओके, इसके और भी कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि आर्टेमिस 1 जो है ये अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट पहले जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारा आर्टेमिस प्रोग्राम का जो मेन एम है कि हम अपनी पहली वुमेन को भेजें मून पे और नेक्स्ट मैन को भेजें, तो इसके लिए यहाँ पे हम पहले 2 टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आर्टेमिस 1 जाएगा पहले, जो चेक करेगा कि अनक्रूड ही जाएगा ये, ठीक है, इसमें कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं होंगे, पहले जाके ये मून की ऑर्बिट के आसपास जाएगा, देखेगा कैसा क्या काम चल रहा है। दूसरा आर्टेमिस 2 जाएगा जिसमें कि क्रूड जाएंगे लोग, ठीक है, क्रू जाएगा, इसमें एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे जो कि ऑर्बिट करेंगे मून के आसपास। तीसरे में ये लैंडिंग करेगा विथ क्रूड एयरक्राफ्ट, ठीक है, इसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठ के जाएंगे और लैंडिंग भी करेंगे मून के ऊपर, ठीक है। और ये किसके थ्रू होने वाला है? ओरियन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखो, ऑब्जेक्टिव हैं एक तो रिसोर्सेज का पता लगाना, इसकी जो मून की मिस्ट्रीज हैं उसके बारे में पता लगाना, उसके बाद ये देखना कि क्या हम उस पर जाके रह सकते हैं, इज इट ओके टू लिव देयर, या फिर इसके लिए क्या क्या हमको आगे चीजें लगेंगी अगर हमको वहां पे जाके बसना है तो। नेक्स्ट यहाँ पे हम पता लगाएंगे कि आगे अगर मार्स वगैरह पे भी जाना है तो किस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोलर कंजक्शन। सोलर कंजक्शन के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज एन इवेंट आएगा यहाँ पे, इट इज एन इवेंट व्हेन द अर्थ एंड मार्स आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सन। तो पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड है, दिस इवेंट अकर्स एनुअली, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा यहाँ पे है ना, डब्बा बना देना इसके आसपास तो याद रहेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ओनली वन, फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ए इसका आंसर होगा। क्यों ऐसा? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सोलर कंजक्शन एक ऐसा इवेंट होता है, मान लो ये सन है, ठीक है, सन के आसपास इस तरह से अलग अलग प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में। मान लो यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, उसके बाद ये एक और ऑर्बिट है, और यहाँ पे मान लो मार्स है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ठीक है, डायमेट्रिकली इस तरह से अपोजिट हैं। इसको कहते हैं सोलर कंजक्शन, ठीक है, ये इवेंट है सोलर कंजक्शन का। और ये जो है ये एनुअली अकर नहीं करता, ये 2 साल में एक बार आता है, ठीक है, 2 इयर्स में एक बार आता है, तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नाउ देखो, सोलर कंजक्शन ये वो पीरियड होता है अर्थ और मार्स का जब ये इटर्नल मार्च कर रहे होते हैं, सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और ये एक दूसरे के एग्जैक्ट सामने होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का इवेंट हो गया, जैसे कि मान लो बीच में यहाँ पे बॉन फायर जल रहा है, ठीक है, बॉन फायर जल रहा है, तो बीच में एक बहुत ही बड़ा सा आग का गोला है, ठीक है, और एक पर्सन यहाँ पे है उसके और एक पर्सन यहाँ पे, तो आपस में एक दूसरे को दिख नहीं रहे, ठीक है, एक दूसरे के लिए वो इनविजिबल हो रहे हैं अभी। तो इस इवेंट को कहते हैं सोलर कंजक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइंटिस्ट इस इवेंट को क्यों यूज कर रहे हैं? इस इवेंट को हम इसरो यूज कर रहा है अभी, इसीलिए ये न्यूज में भी था। इसरो इस इवेंट को यूज कर रहा है, यहाँ से कुछ रेडिएशन भेजी हमने सन के कोरोना को स्टडी करने के लिए, ठीक है, और ऐसे इवेंट पे भेजी जब सोलर कंजक्शन हुआ हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज में था। ओके, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती सोलर डायनेमिक्स को स्टडी करने की प्रॉपर्ली, क्योंकि कोई भी बीच में इंटरफेरेंस नहीं हो रहा होता, ठीक है। और ये जो दो प्लैनेट्स है ये टेम्पररीली इनविजिबल होते हैं इस ड्यूरेशन में, ठीक है। और अच्छा, एक चीज याद रखना, सोलर कंजक्शन हर 2 साल में एक बार अकर करता है, एवरी 2 इयर्स, ठीक है, एनुअली नहीं है। सो ये आपको याद रखना है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।